तो आज के पार्ट 3 में हम दो रिवोल्यूशंस देखेंगे, द एज ऑफ नहीं रिवोल्यूशंस ऑफ 1830 एंड द रिवोल्यूशन ऑफ 1848। तो एज कंजर्वेटिव रिजाइम्स, जैसा कि जो कंजर्वेटिव रिजाइम्स था, मतलब जो भी एक रूलिंग सिस्टम था, ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर, तो उन्होंने कोशिश की थी अपनी पावर को बनाए रखने की। लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजली एसोसिएटेड विद रिवोल्यूशन, लेकिन एक तरफ जो नेशनलिज्म था, ठीक है, केम टू बी इंक्रीजली एसोसिएटेड, तो बहुत ही बड़े पैमाने पर इसका एसोसिएशन, मतलब वही संबंध इसका स्थापित हो गया था रिवोल्यूशन से इन मैनी रीजन्स ऑफ यूरोप। बहुत सारे यूरोप के पार्ट्स में क्या हो रहा था, एरिया में क्या हो रहा था, रिवोल्यूशन हो रही थी, सच एज जैसा इटालियन रिवोल्यूशन हुई एंड जर्मन स्टेट्स में रिवोल्यूशन हो रही थी, द प्रोविंसेस ऑफ ओटोमन एम्पायर के प्रोविंस में, एरिया में, ठीक है, आयरलैंड, पोलैंड, तो हर जगह जगह क्या हो रहा था, ये रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गई थी। दीज रिवोल्यूशंस वर लिड बाई, और ये जो रिवोल्यूशंस थी उनका लीडिंग इनकी कौन कर रहा था, वो कर रहे थे लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास एलिट, ठीक है, क्लास से जिनका संबंध था। इसमें वही हमारे बिजनेसमैन थे, एजुकेटेड पर्सन्स थे, अमॉन्ग बूम वर प्रोफेसर्स, वही इसमें प्रोफेसर्स आते थे, स्कूल टीचर्स आते थे, क्लर्क्स आते थे, मेंबर्स ऑफ द कॉमर्शियल मिडिल क्लासेस में बिजनेसमैन आते थे। तो द फर्स्ट अपहेवल, जो सबसे पहला जो अपहेवल है, सबसे पहले जो हम बात करें एक टाइप का रिवोल्यूशन दैट टुक प्लेस हुआ है फ्रांस में जुलाई 1830 में, तो इसको हम जुलाई रिवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो द बर्बन किंग हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन, तो जो बर्बन किंग थे, ठीक है, हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर, जो पावर में आ गए थे ड्यूरिंग कंजर्वेटिव रिएक्शन के आफ्टर 1815 में, बर्न नाउ ओवरथ्रोन, इनको फिर से, ठीक है, गद्दी से उतार दिया जाता है भाई लिबरल रिवोल्यूशनरीज के द्वारा, हु इंस्टॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, और फिर से इन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना करके क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची को सेटअप करना चाहते हैं विद लुइस फिलिप्पी के साथ एट इट्स हेड, ठीक है, लुइस फिलिप्पी इनको न्यू किंग बना दिया और एक कॉन्स्टिट्यूशन इन लोगों ने बना दिया कि हाँ इसके अकॉर्डिंग लुइस फिलिप्पी वो अपना शासन करें। बहन फ्रांस से नीचे, अब जब फ्रांस को ये, ठीक है, ये छींक आई मीन्स क्या है, जब ये ऐसा हुआ फ्रांस में, तो मैट्रिनिक वंस रिमार्क, मैट्रिक ने एक बार फिर से टिप्पणी की, द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैच इज कोल्ड, अरे भाई अब तो यूरोप को भी सर्दी लग जाएगी कि जब फ्रांस ने छींका है। मीन्स क्या है, अगर फ्रांस ने भाई ऐसा हुआ है तो बाकी के जो अदर, ठीक है, हमारे एरियाज हैं यूरोप के, अदर छोटे छोटे रीजन्स हैं, तो वो भी इन्फ्लुएंस होंगे, वो भी इंस्पिरेशन लगे, नहीं नहीं भाई हमें भी अपने यहाँ से राजा को हटा करके क्या करना है, किसी दूसरे राजा को बनाना है और कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, कहीं ना कहीं वही अपनी पावर को, पब्लिक की पावर को मजबूत करना है, राजा की पावर को कमजोर करना है। तो द जुलाई रिवोल्यूशन स्पार्क्ड, तो ये जो जुलाई जुलाई रिवोल्यूशन थी स्पार्क, तो इसने क्या एक चिंगारी कहीं ना कहीं क्रिएट की, एंड अपराइजिंग इन ब्रूसेल्स में भी विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे, ठीक है, इससे फिर क्या हुआ, ब्रूसेल्स विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स, तो जो बेल्जियम है वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो जाता है, ठीक है, तो ये चल रहा है। तो बेल्जियम है तो उसने कहीं ना कहीं नीदरलैंड्स के जो किंग है उनको सुनना बंद कर दिया, तो इंस्पिरेशन मिलने लगी है धीरे धीरे। एन इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग, एक जो इवेंट है जिसने मोबिलाइज किया है, यानी कि इंस्पायर किया है या कहीं एक्टिवेट किया है नेशनलिस्ट फीलिंग्स के लिए अमॉन्ग द एजुकेटेड एलिट क्रॉस में, एलिट के लिए अक्रॉस यूरोप में, वाज द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो वो एक ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी है। तो ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी, अब 15th सेंचुरी से ही जो ग्रीस था ओटोमन एम्पायर का एक पार्ट रहा था। तो द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप, तो यूरोप में जो रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की ग्रोथ हो रही थी, स्पार्क ऑफ ए स्ट्रगल, तो उसने क्या है एक स्ट्रगल की, एक संघर्ष की स्टार्टिंग की थी फॉर इंडिपेंडेंस के लिए एमोंगेस्ट द ग्रीक के बीच में, विच बिगेन इन 1821 में स्टार्ट हुआ था। अब नेशनलिस्ट थे ग्रीस में, गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स, ठीक है, दूसरे ग्रीक्स जो ग्रीस के जो पीपल थे उनसे भी सपोर्ट मिला, लिविंग इन एग्जाइल, जो एग्जाइल में रह रहे थे, एंड ऑल्सो फ्रॉम मैनी बेस्ट यूरोपियन से भी, हु हैड सिंपैथी, जो सिंपैथी रखते थे फॉर एंशियंट ग्रीक कल्चर से, ठीक है, तो बहुत सारे जो ग्रीक के लोग होंगे जिन्होंने अपोज किया होगा उनको एक्जाइल कर दिया था, उनको ग्रीस से बाहर निकाल दिया था किंग ने, तो वो लोग भी सपोर्ट करने यहाँ पर आए, और इसके साथ ही साथ जो बेस्ट यूरोपियन, ठीक है, जो पार्ट्स थे उन्होंने भी इसका सपोर्ट किया। पोइट्स एंड आर्टिस्ट लॉर्डेड ग्रीस, अब जो पोइट्स आर्टिस्ट हैं
लॉर्डेड ग्रीस, तो उन्होंने क्या है, लॉर्डेड मीन्स क्या, वो तारीफ की है ग्रीस की, द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, कि अरे भाई यूरोपियन सिविलाइजेशन को बिल्कुल ये पालना है। एंड मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन, और पब्लिक ओपिनियन को इन्होंने मोबिलाइज्ड किया है, मतलब क्या है, इसको फैलाया, स्प्रेड किया है, टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल, जिससे कि क्या हो, इसके स्ट्रगल में लोग सपोर्ट करें अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर के खिलाफ। मीन्स क्या है, यहाँ पर कोई मुस्लिम एम्पायर मीन्स कोई मुस्लिम का यहाँ पर किंग होगा, वो शासन होगा। द इंग्लिश पोइट लॉर्ड बॉयन, जैसे कि बात हम करते हैं ग्रीक रिवोल्यूशन में, ये सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो पोइट्स राइटर्स एसेट्रा इन लोगों को रहा है। तो पोइट लॉर्ड बायरन है। ऑर्गेनाइज फंड्स, तो उन्होंने फंड ऑर्गेनाइज किया था, रुपए पैसे जहाँ पे जो लग रहे थे, तो इनकी कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लॉर्ड बायरन इन्होंने ले रखी थी। एंड लेटर बेन टू फाइट इन द बार, और बार में बाद में तो क्या हुआ, ये इन्होंने बार में फाइट भी की है। वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824, 1824 में क्या हुआ है, इनकी डेथ भी हो गई है लड़ते हुए फीवर से। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपो कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, फाइनली क्या होता है, जो टीटी वो साइन अप होती है कॉन्स्टेंटिनोपल की ऑफ 1832 में, रिकॉग्नाइज ग्रीस एज इंडिपेंडेंट नेशन। तो यहाँ से क्या है, जो ग्रीस है आपका इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। तो क्या यहाँ से भी इंस्पिरेशन मिली है फ्रांस के लिए, तभी 1813 में वहाँ पर जुलाई की रिवोल्यूशन हुई थी ग्रीक रिवोल्यूशन को देखते हुए। वहाँ से इंस्पिरेशन अब जो अदर, ठीक है, एरियाज हैं यूरोप के, वो ले रहे हैं, जस्ट लाइक भी ब्रूसेल्स है वो सेपरेट हुआ था किससे, नीदरलैंड से। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, अब रोमांटिक इमेजिनेशन का क्या रोल रहा है नेशनल फीलिंग, ठीक है, का क्या रिलेशन है। तो द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनलिज्म, अब जो नेशनलिज्म का डेवलपमेंट है डिडेंट कम अबाउट ओनली थ्रू वार्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। अब जो डेवलपमेंट है नेशनलिज्म का, वो सिर्फ और सिर्फ बार के थ्रू नहीं आया है, या टेरिटोरियल एक्सपेंशन के थ्रू नहीं आया कि हाँ राजाओं ने लड़ झगड़ करके क्या किया है, अपनी किंगडम का विस्तार किया है, फैलाया है, तो उस वजह से नहीं आया है। कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन, एक्चुअल में क्या है, जो कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, ठीक है, नेशन के आइडिया को क्रिएट करने में। आर्ट एंड पोइट्री इसमें आपकी आ जाती है, स्टोरीज आ जाती है, म्यूजिक आ जाता है, इसने हेल्प की है एक्सप्रेस एंड शेप देने में नेशनलिस्ट फीलिंग्स के लिए। लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म, जैसे कि हम रोमांटिसिज्म पर देखते हैं, एक कल्चरल मूवमेंट है आपका रोमांटिसिज्म, विच स्टार्ट टू डेवलप ए पार्टिकुलर फार्म, इसने एक पार्टिकुलर फार्म को डेवलप किया था नेशनलिस्ट सेंटीमेंट, नेशनलिस्ट भावना के, नेशनलिस्ट इमोशन का। रोमांटिक्स आर्टिस्ट एंड पोइट्स जनरली क्रिटिसाइज, अब जितने भी रोमांटिक आर्टिस्ट थे, जितने भी रोमांटिक पोइट्स थे, जनरली क्रिटिसाइज करते थे ग्लोरिफिकेशन ऑफ रिलीजन एंड साइंस, कि जो भी बहुत, ग्लोरिफिकेशन मीन्स क्या, वही जो बहुत बढ़ा चढ़ा करके बात की जाती थी रिलीजन की, तर्क की, एंड साइंस और साइंस की। एंड फोकस्ड इंस्टीड ऑन इमोशंस, ये फोकस करते थे इमोशंस पर, इंट्यूशन पर, ठीक है, जो भी हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं, मतलब जो भी हमारी मतलब मेन नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन पर। मिस्टिकल फीलिंग्स को ये बहुत वैल्यू देते थे। देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट ए सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, देयर एफर्ट, उनका जो एफर्ट क्या था, क्रिएट करना था सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज को, एक कॉमन कल्चर पास्ट, एक कॉमन कल्चर को सेट करना पास्ट के एज द बेसिस ऑफ नेशन, यही सभी क्या थे, नेशन के बेस होने चाहिए इनके अकॉर्डिंग। द मासाकेर एट चियोस इजूनी डेलाक्रक्स इन 1824, जैसे कि क्या है, ये जो नेचुरलिस्ट हैं, मतलब जो हमारे रोमांटिक्स हैं, उन्होंने कितनी, ठीक है, नेचुरल ये पेंटिंग क्रिएट की है। तो द फ्रेंच पेंटर है आपके डेला क्रॉक्स, वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंच रोमांटिक पेंटर्स थे। दिस ह्यूज पेंटिंग, ठीक है, इसका साइज दिया गया है, डायमेंशन दिया गया है, ठीक है, 4.19 मीटर बाई 3.54 मीटर की ये पिक्चर है आपकी। डिपिक्ट्स एन एंशिएंट, तो उसमें एक एंशिएंट इवेंट बताई गई है, इन विच 20,000 ग्रीक्स पर सैड, कहा जाता है टू हैव बीन किल्ड, मार दिए गए थे भाई तुर्क्स के द्वारा, ऑन द आइलैंड ऑफ कियोस। वाई ड्रामेटाइजिंग द इंसिडेंट, इस इंसिडेंट को ड्रामेटाइज करते हुए, फोकसिंग ऑन द सफरिंग ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन, की वे वीमेन और चिल्ड्रन ने कितने कष्ट सहे होंगे। एंड यूजिंग विविड कलर्स, बहुत ही सजीव लाइवली कलर्स का इसमें यूज किया गया है। जो डेला क्रॉक्स हैं साट टू अपील, तो
उन्होंने प्रभावित किया है इमोशंस को। आपका स्पेक्टेटर्स की जो भी दर्शक लोग हैं इस पिक्चर को देखेंगे उनकी क्या इमोशंस क्रिएट हैं होती हैं, एंड क्रिएट सिंपैथी फॉर द ग्रीक्स। और सिंपैथी को क्रिएट करना लोगों की इस पिक्चर के थ्रू ग्रीक लोगों के लिए। अदर रोमांटिक्स सच एज द जर्मन फिलोसफर जोहान गोटफ्राइड। जो अदर रोमांटिक्स, कुछ दूसरे रोमांटिक्स भी थे इस टाइम, जैसे कि जर्मन फिलोसफर थे जोहान गोटफ्राइड हर्डर, ठीक है, 1744 से लेकर के 1803 ये इनका लाइफ स्पान रहा है। क्लेम डेट, उन्होंने भी ये क्लेम किया है कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है वाज टू बी डिस्कवर्ड, तो इसको डिस्कवर किया गया अमंग द कॉमन पीपल के बीच में, ठीक है, डासबोर्ग, ये डासबोर्ग ने कहा है। तो इट वाज थ्रू फोक सॉन्ग्स के थ्रू, जो रूरल एरियाज में सॉन्ग वगैरह गाए जाते हैं, जैसे वहाँ फोक पोइट्री के थ्रू, ठीक है, फोक डांसेस के थ्रू, डेट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, नेशन की जो ट्रू स्पिरिट है, यानी कि वॉल्फ गैसी है। ये क्या है, ये जर्मन लैंग्वेज के टर्म्स हैं, ठीक है, बाज पॉपुलर इसको पॉपुलराइज किया गया था। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर, इसलिए फोक कल्चर के जो भी, ठीक है, फोक कल्चर के जो फॉर्म्स हैं उनको कलेक्ट करना, उनका रिकॉर्ड रखना बाद एसेंशियल बहुत ही ज़रूरी था टू प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग के इस प्रोजेक्ट में। द इम्फेसिस ऑन वर्नाक्यूलर लैंग्वेज, अब वर्नाक्यूलर लैंग्वेज जो भी लोकल लैंग्वेज होती है लोगों की उस पर इम्फेसिस जोर देना, एंड द कलेक्शन ऑफ द लोकल फोकलोर, और जो भी लोकल फोकलोर है, जो भी लोकल स्टोरीज हैं, ठीक है, वही आल्हा टाइप के, वाज नॉट जस्ट टू रिकवर एन एंशिएंट नेशनल स्पिरिट, वो सिर्फ क्या है एक एंशिएंट नेशनल स्पिरिट को रिकवर करना ही नहीं है, बट आल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज, बल्कि क्या है जो मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज है उसको भी कैरी करना है लार्ज ऑडियंसेस तक, हु वर मोस्टली इलेक्ट्रेट, जो इलेक्ट्रेट है, मीन्स क्या है, अब ऐसी जो फोक लोर है, कथा कहानियाँ हैं, तो उनको लोग आपस में सुन करके, ठीक है, इंस्पिरेशन ले सकते हैं। दिस वाज स्पेशली शो, ये स्पेशल रूप से था इन केस ऑफ पोलैंड के केस में, विच हैड बीन पार्टीशन, जो बट गया था एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी में बाय द ग्रेट पावर्स प्रूसिया, रसिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, तो ये क्या बहुत लंबे समय तक इंडिपेंडेंट टेरिटरी तो रहता नहीं है। जो नेशनल फीलिंग्स थी वर केप्ट अलाइव, तो जो नेशनल फीलिंग्स है वो फिर भी यहाँ पर जीवित रही थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज के थ्रू। कैरोल करपेंस्की, जैसे कि हमारे जो कैरोल, ठीक है, करपेंस्की है फॉर एग्जांपल, सेलिब्रेटेड नेशनल स्ट्रगल, तो उन्होंने नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट किया है थ्रू हिज ओपेराज, अपने ओपेरा डांस के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, टर्निंग फोक डांसेस हैं लाइक द, जैसे कि पोलोनेज है, ठीक है, ये माज माजूरका है, इनटू नेशनलिस्ट सिंबल्स, ये सभी नेशनलिस्ट सिंबल्स हैं इनके। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, इसी तरीके से जो लैंग्वेज है उसने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स को डेवलप करने में। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन के बाद में क्या होता है, पॉलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड, जो पॉलिश लैंग्वेज है उसको भी फोर्स किया गया आउट ऑफ स्कूल, ठीक है, पॉलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल, भाई पॉलिश लैंग्वेज है तो उसको स्कूल से ही बाहर कर दिया गया, मीन्स क्या है, स्कूल में पॉलिश लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाती थी, ठीक है, रशियन ऑक्यूपेशन के बाद में, जब रशिया ने कब्जा कर लिया पोलैंड पर, उसके बाद में कितना इंटरेस्टिंग थिंग है कि रशिया ने कब्जा कर लिया तो जो पोलैंड के लोग हैं पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे, इनकी लैंग्वेज को बैन कर दिया, अब रशियन लैंग्वेज आपको बोलनी है, एंड द रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड, वही रशियन लैंग्वेज को लोगों पर ज़बरदस्ती थोप दिया गया एवरीवेयर, हर जगह। इन 1831 में क्या हुआ, एन आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल, तो एक पूरा का पूरा आर्मी का विद्रोह हो जाता है, ठीक है, या आर्म्ड रेबेलियन, भाई लोग हैं वो वेपन रिबेलियन विद्रोह करते हैं, रशियन रूल के खिलाफ टुक प्लेस होता है, विच वाज अल्टीमेटली क्रस्ट, लेकिन क्या होता है अंत में इसको क्रस्ट कर दिया जाता है, जो रशियन, ठीक है, रूलर्स होते हैं उसको कुचल देते हैं। फॉलोइंग दिस, इसके बाद में क्या होता है, मैनी मेंबर्स ऑफ द किलर्जी, बहुत जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, मैनी मेंबर्स ऑफ द किलर्जी, वही किलर्जी मैन बहुत सारे इन पोलैंड में बिगिन टू यूज लैंग्वेज एज वेपन ऑफ नेशनल रेसिस्टेंस, तो नेशनल रेसिस्टेंस के रूप में अपनी पॉलिश लैंग्वेज का यूज करने लगते हैं। पॉलिश वाज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग, और जो पॉलिश लैंग्वेज है वो यूज हो रही है चर्च गैदरिंग के लिए, जब चर्च में लोग इकट्ठा हो रहे हैं,
एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के लिए। एज ए रिजल्ट क्या निकलता, लार्ज नंबर ऑफ प्राइस्ट एंड बिशप्स वर पुट इनटू जेल, बहुत बड़े पैमाने पर जो प्राइस्ट होते हैं बिशप्स उन्हें जेल में डाल दिया गया। आर सेंट टू साइबेरिया, उन्हें भेज दिया जाता था रशियन अथॉरिटीज के द्वारा एज पनिशमेंट के रूप में फॉर देयर रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशियन, कि भाई रशियन में आप अपने धार्मिक उपदेश क्यों नहीं देते हो, प्रीच क्यों नहीं करते हो। प्रीच मीन्स क्या, हुई रिलीजियस डिस्कोर्स, धार्मिक वार्तालाप। तो द यूज ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज ए सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। इस तरीके से पोलिश लैंग्वेज का यूज करना अब देखा जाने लगा कि एक सिंबल है, भाई स्ट्रगल आप करना चाहते हो अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस, वही रशियन डोमिनेंस के खिलाफ आप जा रहे हो। द ग्रिम ब्रदर्स, फॉक टेल्स एंड नेशन वाइल्डिंग। तो द ग्रिम्स फेरी टेल्स इज ए फैमिलियर नेम है। द ब्रदर्स जैकोब एंड विलियम ग्रिम वर बॉर्न, इनका जन्म हुआ था जर्मन सिटी हनाऊ में इन 1785 एंड 1786 में रेस्पेक्टिवली। वाइल बोथ ऑफ देम स्टडी लॉ, जब ये दोनों ही लॉ की स्टडी कर रहे थे, दे सून डेवलपमेंट इन टेस्ट, बहुत ही जल्द उन्होंने एक इंटरेस्ट डेवलप कर ली थी कलेक्टिंग ओक फॉकटेल्स को। फॉकटेल्स मीन्स क्या, स्टोरीज। दे स्पेंड 6 ईयर, इन्होंने 6 ईयर स्पेंड किए ट्रेवलिंग फ्रॉम विलेज टू विलेज, तो विलेज टू विलेज इन्होंने ट्रेवलिंग की है 6 ईयर तक कंटिन्यू। टॉकिंग टू पीपल, लोगों से बात करना, एंड राइटिंग डाउन फेरी टेल्स, लिखना, विच वर हैंडेड डाउन, जो हैंड डाउन की गई थ्रू जनरेशंस के थ्रू। ठीक है, तो दीज पर पॉपुलर, तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी अमंग बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट के बीच। इन 1812 में क्या होता है, दे पब्लिश्ड, इन्होंने पब्लिश किया है देयर फर्स्ट कलेक्शन, अपना पहला कलेक्शन ऑफ टेल्स का। सब्सिक्वेंटली उसके बाद में क्या होता है, बोथ द ब्रदर्स, दोनों ही जो ब्रदर्स होते हैं बिकम एक्टिव हो जाते हैं लिबरल पॉलिटिक्स में, मतलब क्या ये भी अपोजिशन में आ गए हैं मोनार्चिकल सिस्टम के। स्पेशली द मूवमेंट, खास तौर से मूवमेंट से जुड़े थे फ्रीडम ऑफ द प्रेस से, कि हाँ सेंसरशिप हटनी चाहिए, कि अपनी बुक्स के थ्रू हम कुछ भी असेसमेंट कर पाएँ किसी भी किंग का। इन द मीन टाइम, इसी दौरान क्या होता है, दे आल्सो पब्लिश्ड 33 वॉल्यूम डिक्शनरी ऑफ द जर्मन लैंग्वेज, तो उन्होंने जर्मन लैंग्वेज के 33, ठीक है, डिक्शनरी वॉल्यूम ये पब्लिश कर दिए। ग्रिम ब्रदर्स आल्सो सा फ्रेंच डोमिनेशन भी देखा एज ए थ्रेट टू जर्मन कल्चर, की जो फ्रेंच डोमिनेशन है, फ्रेंच किस तरीके से अपने किंगडम को बढ़ाता जा रहा है, तो इससे क्या है जर्मन कल्चर को बहुत सारा नुकसान हुआ, थ्रेट। एंड बिलीव डेट, और ये बिलीव करते थे कि फॉक टेल्स दे हैड कलेक्टेड वर एक्सप्रेशंस, कि जो फॉक टेल्स हैं जो उन्होंने इकट्ठी की हैं वर एक्सप्रेशंस, ये एक्सप्रेशंस हैं प्योर एंड ऑथेंटिक जर्मन स्पिरिट की। दे कंसीडर देयर प्रोजेक्ट्स, वो मानते थे अपने प्रोजेक्ट्स के लिए कलेक्टिंग फॉक टेल्स को कलेक्ट करना एंड डेवलपिंग करना जर्मन लैंग्वेज एज द पार्ट ऑफ वाइडर इफेक्ट, की बहुत बड़ा एफर्ट है, इनका कदम है टू अपोज फ्रेंच डोमिनेशन, फ्रेंच डोमिनेशन का अपोज करने का, एंड क्रिएट ए जर्मन नेशनल आइडेंटिटी, और क्या कर रहे हैं वो एक जर्मन नेशनल आइडेंटिटी को क्रिएट कर रहे हैं। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, किस तरीके से यहाँ पर हंगर मतलब भूख का एक एटमोसफेयर है, हार्डशिप कैसे लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, और किस तरीके से पॉपुलर रिवोल्ट होगी, आपका विद्रोह होगा। तो 1830s वर ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, तो यूरोप में बहुत ही इकोनॉमिक हार्डशिप का ये ईयर होता है 1830s। तो द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, तो 19th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ होता है सा एन इनोर्मस इंक्रीज, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है पॉपुलेशन में ऑल ओवर यूरोप। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट, तो पता चला है एम्प्लॉयमेंट देने वाले कम है और जॉब खोजने वाले लोग ज़्यादा हैं, ऐसी सिचुएशन थी। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया, अब रूरल एरिया से जो पॉपुलेशन थी माइग्रेटेड टू सिटीज़ में आ गई थी, लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स, तो इससे क्या हुआ बहुत सारी स्लम्स मतलब गंदी बस्तियां हैं वो डेवलप हो गई। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफ इन फेस्ड, और जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते थे वो अक्सर टाउन्स में फेस करते थे विद स्टिफ कंपटीशन, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गई थी फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड, क्यों, क्योंकि फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ द चीप मशीन, क्योंकि क्या चीप मशीन्स के द्वारा जो प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते थे इंग्लैंड से, तो वो अब मार्केट में आने लगे थे, उसको कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मोर एडवांस्ड देन ऑन द कंटिनेंट, जिस इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो बहुत ज़्यादा एडवांस कंडीशन में था पूरे के पूरे कंटिनेंट की कंपेरिजन में। दिस वाज स्पेशली सो, खास तौर से ये तब था इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन में,
एंड दिस वाज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन, खास तौर से टेक्सटाइल प्रोडक्शन में ज़्यादा था, क्लॉथ प्रोडक्शन में, विच वाज कैरीड आउट, ये कंटिन्यू रहा मेनली इन होम्स में एंड स्मॉल वर्कशॉप्स में, एंड वाज ओनली पार्शली मैकेनाइज्ड। और उसको क्या है, पार्शली क्या है, इसको मशीनाइज्ड कर दिया गया, मीन्स क्या इसमें मशीन्स का इंट्रोडक्शन हुआ। इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप, यूरोप के उन रीजन्स में, एरियाज में, वेयर द एरिस्टोक्रेसी, जहाँ पर तानाशाही थी, स्टिल एंजॉयड पावर, अभी भी पावर में थे राजा लोग। पीजेंट्स स्ट्रगल, जो पीजेंट थे, स्मॉल फार्मर्स थे, स्ट्रगल कर रहे थे अंडर द बर्डन ऑफ द फ्यूडल ड्यूज, कि उनको सामंतों के जो भी लैंडलॉर्ड्स थे उनके ड्यूज चुकाने थे, ऑब्लिगेशंस, और वही पुरानी वाली सारी की सारी वो ऑब्लिगेशंस थी, कोई ऑब्स्टेकल्स थी, बाधाएं थी, मजबूरियां थी उनकी। द राइज ऑफ फूड प्राइसेस, अब फूड प्राइसेस में जो भी राइज हुआ, अरे ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट, या कभी बैड हार्वेस्ट का ईयर होता था, फसल का अच्छा प्रोडक्शन नहीं हुआ, लेड टू बैड स्पीड, ठीक है, पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री। तो बहुत बड़े पैमाने पर क्या है, पॉपुलिज्म मीन्स वही डेली ब्रेड की कमी हो गई इन टाउन एंड कंट्री। तो टाउन कंट्री में क्या है, ब्रेड एंड बटर की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो द ईयर 1848 में क्या होता है, वाज वन सच ईयर, ऐसा एक ईयर था। फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्पीड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स। तो जो भी फूड शॉर्टेज थी और जो वाइड स्पीड अनएम्प्लॉयमेंट था, जॉबलेस पीपल थे, तो ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस, तो पेरिस की जो पॉपुलेशन है वो कहाँ आ जाती है, रोड्स पे आ जाती है। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप्पी वर फोर्स्ड टू फ्ली, यहाँ पर बैरिकेड्स, ठीक है, लगा दिए जाते हैं पब्लिक को रोकने के लिए, ठीक है। एंड लुइस फिलिप्पी वाज फोर्स्ड टू फ्ली, लेकिन फिर भी क्या होता है, जो लुइस फिलिप्पी होते हैं बाध्य हो जाते हैं वहाँ से भागने के लिए। तो एक रिवोल्यूशन, ग्रेट रिवोल्यूशन हुई है। ए नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड ए रिपब्लिक, एक जो नेशनल असेंबली होती है वो घोषणा कर देती है कि ठीक है भाई, रिपब्लिक कंट्री हम बनाएंगे अपनी फ्रांस के लिए। ग्रांटेड सफरेज, और इसमें क्या, वोटिंग का राइट मिलेगा टू ऑल एडल्ट मेल्स, सभी एडल्ट मेल्स के लिए अबव 21, जिनकी एज 21 से प्लस है। एंड गारंटेड द राइट टू वर्क, और गारंटी होगी राइट टू वर्क, यानी कि सभी को जॉब मिलेगी। नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप, और नेशनल वर्कशॉप सेटअप की जाती है एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। जैसे पीजेंट्स की अपराइजिंग देख सकते हैं, एक अच्छा सा आपका पूरा का पूरा व्यू है, सीन है 1848 में। अर्लियर इन 1845 में क्या हुआ था, बीवर्स थे, ठीक है, हाँ ये सिलेशिया में, हैड लेड ए रिवोल्ट, तो इन्होंने भी एक रिवोल्ट किया था, विद्रोह किया था अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ, कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ, हु सप्लाइड देम रॉ मटेरियल, जिनको रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, गेव देम ऑर्डर्स, उनको ऑर्डर देते थे फॉर फिनिश टेक्सटाइल्स का, बट ड्रेस्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट्स, लेकिन पेमेंट उनको बहुत लेट देते थे, या उनको जो पेमेंट होता था बहुत कम दिया जाता था। द जर्नलिस्ट विलहेल्म वुल्फ, एक जर्नलिस्ट थे विलहेल्म वुल्फ, डिस्क्राइब किया इस इवेंट के लिए सिलेशियन विलेज, ठीक है, सिलेशियन विलेज इस टॉपिक के रूप में एज फॉलोज। इन दीज विलेजेज, इन विलेजेज में क्या हो रहा था, विद 18,000 इनहेबिटेंट्स रहते थे, मतलब क्या 18,000 वहाँ के लोग रहने वाले थे इन विलेजेज में। कॉटन वीविंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन, और वही कॉटन के, ठीक है, क्लॉथ वगैरह बनाना, तो ये इनका यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन था। द मिजरी ऑफ द वर्कर्स, और वर्कर्स की जो गरीबी थी, इज द एक्सट्रीम, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही उनकी पुअर कंडीशन थी। तो द डेस्परेट नीड फॉर जॉब्स, उन्हें जॉब्स की डेस्परेट बहुत ही ज़्यादा नीड थी, हैज़ बीन टेकन एडवांटेज, ठीक है, ऑफ बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स, तो इससे क्या फ़ायदा लिया कॉन्ट्रैक्टर्स ने, टू रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ द गुड्स, उनकी गुड्स की जो प्राइस थी बहुत कम कर दी, ठीक है, दे ऑर्डर, जिसको वो ऑर्डर करते थे। ऑन 4 जून एट 2 PM, तो 4 जून 2 PM पर क्या होता है, क्राउड ऑफ बीवर्स, बीवर्स की जो क्राउड होती है, इमर्ज फ्रॉम देयर होम्स, ये अपने होम से निकलती है, मार्च्ड इन पेरिस पेयर्स टॉप, ठीक है, और पेयर बना करके क्या है ये मार्च करती है, मतलब क्या पैदल निकलती है, मेंशन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर्स, जो कॉन्ट्रैक्टर्स के जो भी अच्छे अच्छे मकान थे, जो भी अच्छे अच्छे पैलेसेस थे वहाँ की हो, डिमांडिंग देयर वेक्स, अपनी वही सैलरी को मांगने के लिए। दे वर ट्रीटेड विद स्कॉर्न एंड थ्रेट्स अल्टरनेटली, लेकिन उनके साथ क्या बिहेवियर किया जाता है, स्कॉर्न बहुत ही घृणा का, एंड थ्रेट्स धमकियाँ दी जाती हैं। फॉलोइंग दिस ए ग्रुप ऑफ देम फोर्स्ड देयर वे इनटू द हाउस, फॉलोइंग दिस,
ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ग्रुप ऑफ देम, उनका एक जो ग्रुप होता है, फोर्स देयर वे, उनके रास्ते को रोका जाता है, टू द हाउस, हाउस में स्माश्ड इट्स एलिजेंट विंडो, और उनके शानदार, मतलब क्या वो इसके बाद में क्या कर रहे हैं, जो ग्रुप आया है लोगों का वही बीवर्स का, तो फोर्स देयर वे इनटू द हाउस, तो हाउस में घुस जाते हैं। ये स्मार्ट इट्स एलिजेंट विंडो, बहुत ही शानदार जो विंडो पेन्स होते हैं, शीशे होते हैं खिड़की के, वो तोड़ दिए जाते हैं, फर्नीचर तोड़ डाला उन्हें, पोर्सेलियन, और जो भी वहाँ पर संगमर की जो चीज़ें थी उनको तोड़ डालिया। अनदर ग्रुप ब्रोक इनटू द स्टोर हाउस, और जो दूसरा ग्रुप था स्टोर हाउस में घुस गया, एंड प्लंडर्ड, वहाँ पर लूट लिया। इट ऑफ सप्लाईज ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ की सप्लाई जो वही कॉटन वगैरह को लूट लिया। विच दे टोर टू श्रेड्स, जिससे क्या करते थे, ये धागे वगैरह बनाते थे। तो द कॉन्ट्रैक्टर फ्लीड विद हिज फैमिली, उधर जो कॉन्ट्रैक्टर थे अपनी फैमिली के साथ भाग गए, टू ए नेबरिंग विलेज, पास के विलेज में, विच हाउ एवर रिफ्यूज्ड, ठीक है, टू शेल्टर सच ए पर्सन, और वहाँ के गाँव वालों ने भी क्या किया, इन पर्सनस को, यानी कि इन कॉन्ट्रैक्टर्स को सपोर्ट करने से मना किया, या उनको शरण देने से मना किया। ही रिटर्न 24 आवर्स लेटर, 24 आवर के बाद ये लोग वापस आते हैं, हैविंग क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन द आर्मी, आर्मी इन्होंने बुला ली है। इन द एक्सचेंज, बदले में क्या होता है, डेट फॉलोड 11 वीवर्स पर शूट, बदले में क्या हुआ इस सब इवेंट में कि 11 जो वीवर्स थे उनको गोली मार दी जाती है, ये रिजल्ट इसका निकलता है। तो 1848 द रिवोल्यूशन ऑफ द रिबल्स, पैरल टू द रिवोल्ट्स ऑफ पुअर, तो पुअर तो रिवोल्ट्स कर ही रहे थे, जो अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट्स, जो भी जॉबलेस एंड स्टार्विंग, जो जिनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, जो भूखों मर रहे थे, ऐसे जो स्मॉल फार्मर्स थे एंड वर्कर्स थे इन मैन यूरोपियन कंट्रीज में इन द ईयर 1848 में। ए रिवोल्यूशन लिड, एक जो क्रांति होती है वो लिड की जाती है बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास के द्वारा, बाज अंडर वे वो चल रही थी। इवेंट्स ऑफ द फैब्रिक 1848, तो 1848, ठीक है, फैब्री में जो भी इवेंट्स होती घटनाएं हुई है फ्रांस में, हैड ब्रॉट अबाउट द एब्डिकेशन, तो इससे क्या एब्डिकेशन मीन्स खत्म ही हो गया है, मोनार्च, ठीक है, जो भी किंग का शासनकाल है वो, एंड रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज, वहाँ पर क्या है, रिपब्लिक स्टेट बन जाता है, यूनिवर्सल मेल सफरेज के बेस्ड पर हैड बीन प्रोक्लेम, इसकी घोषणा की गई है कि सभी 21 ईयर एज प्लस वाले जो मेल है वोट करेंगे, वोट के थ्रू क्या वहाँ पर गवर्नमेंट फार्म होगी रूल करने के लिए। इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, यूरोप के अदर पार्ट्स में भी इंडिपेंडेंट नेशनल स्टेट्स डिडंट येट एग्जिस्ट, जहाँ पर इंडिपेंडेंट स्टेट्स अभी तक नहीं है, सच है, जैसे कि हम बात कर लें जर्मनी की, इटली की, पोलैंड की, ऑस्ट्रो हंगेरियन की, तो एम्पायर मैन एंड वुमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लासेस, तो वहाँ भी क्या हुआ है, जो मैन और वुमेन है लिबरल मिडिल क्लास के, ये कंबाइन हुए हैं, देयर डिमांड्स, उन्होंने अपनी डिमांड्स को कंबाइन किया, फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड विथ नेशनल यूनिफिकेशन, कि भाई हमारे भी नेशन का यूनिफिकेशन होना चाहिए, कंट्री एक होना चाहिए, छोटे छोटे पार्ट्स को मिला करके, और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाना चाहिए, उन्होंने डिमांड रखी। तो दे टुक एडवांटेज, उन्होंने फ़ायदा लिया ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट, जो पॉपुलर अनरेस्ट मीन्स क्या हुई, हल्की सी क्रांति हो रही थी, उससे जुड़े हैं, टू पुश देयर डिमांड्स, अपनी डिमांड्स को और उन्होंने तेज किया, फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट, कि नेशन स्टेट बनाया जाना चाहिए ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की फ्रीडम हो, जहाँ पर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, किसी भी टाइप के एसोसिएशन बनाने की, ग्रुप बनाने की फ्रीडम हो। इन जर्मन रीजन्स, ठीक है, ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस, जर्मन रीजन्स में बात करें, जर्मन जो भी छोटे छोटे एरियाज थे वहाँ पर बात करें, ए लार्ज नंबर, बहुत बड़ी संख्या में जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे, हुज मेंबर्स वर मिडिल क्लास, ठीक है, जिनके हुज मेंबर्स वर मिडिल क्लास प्रोफेसर, ठीक है, जिनके मिडिल क्लास प्रोफेसर जो मेंबर्स थे, बिजनेसमैन थे एंड प्रॉस्पर आर्टिसंस थे, केम टुगेदर, ये सभी एक साथ आते हैं इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में, एंड डिसाइड, और ये डिसाइड करते हैं टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, ठीक है भाई, हम ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को वोट करेंगे। ऑन 18 मई 1848 में क्या होता है, 831 इलेक्टेड टू रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं मार्च्ड इन फेस्टिव प्रोसेसन, तो एक फेस्टिव प्रोसेसन में मार्च करते हैं, जुलूस निकालते हैं, टू टेक देयर पैलेसेस इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ठीक है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में मतलब जाने के लिए, कन्वेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, और ये कहाँ हुआ है, तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ठीक है, कन्वेंट, तो ये कहाँ होती है, ये चर्च ऑफ सेंट पॉल चर्च में होती है। दे ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन, तो जर्मन को एक, ठीक है,
नेशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर ड्राफ्ट किया जाता है टू बी हेडेड बाई मोनार्ची सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। ठीक है, हेडेड बाई, उसकी हेड कौन है, वही मोनार्ची सब्जेक्ट जो राजा के अधीन इससे पहले काम करते थे, वही पार्लियामेंट कर रही है। व्हेन द डिप्यूटीज ऑफर्ड, जब यहाँ के जो डिप्यूटीज होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, लीडर्स होते हैं, ऑफर करते हैं क्राउन ऑन दीज टर्म्स, इन शर्तों पर, फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ के लिए, जो किंग थे प्रूसिया के, उनके लिए, ही रिजेक्टेड, लेकिन वो रिजेक्ट कर देता है, वो वही कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बनाना चाहता वो भी, एंड ज्वाइन अदर मोनार्च, और वो ज्वाइन करता है अदर मोनार्चेज के लिए टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। ये जो इलेक्टेड असेंबली है इसको, इसका, ठीक है, तो ये जो विल्हेम फोर्थ हैं वो किंग थे कहाँ के, प्रूसिया के। ही रिजेक्टेड इट, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, एंड ज्वाइन अदर मोनार्चीज, और जो दूसरे मोनार्चीज है उनको ज्वाइन कर लेते हैं अपोज द इलेक्टेड असेंबली, इस इलेक्टेड असेंबली का अपोज करने के लिए। वाइल द अपोजिशन ऑफ द अरिस्टोक्रेसी, ठीक है, जब एरिस्टोक्रेसी वही तानाशाही का जो अपोजिशन कर रहे थे, मिलिट्री बिकम स्ट्रॉन्गर, उस टाइम क्या होता है, जो मिलिट्री वो स्ट्रॉन्गर हो जाती है। द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड, जो सोशल बेसिस था पार्लियामेंट का इरोडेड, वो खत्म कर दिया गया। तो द पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड, अब पार्लियामेंट थी वो क्या थी, वो डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास, अब मिडिल क्लास के द्वारा वो डोमिनेट थी, मतलब मिडिल क्लास के यहाँ पर ज़्यादा मेंबर्स थे। हु रिसिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स, उन्होंने क्या किया, जो वर्कर्स की डिमांड थी उनको रिसिस्ट किया, उन पर ध्यान नहीं दिया, आर्टिसंस की डिमांड पर ध्यान नहीं दिया, एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट द सपोर्ट, और इसका रिजल्ट क्या निकला, उनका सपोर्ट भी उनको नहीं मिल पाया। इन द एंड, अंत में क्या होता है, जो ट्रूप्स वर कॉल्ड इन, आर्मी बुलाई जाती है, एंड द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड, और ये जो असेंबली है वो डिसबैंड कर दी जाती है, वो बीच में ही ख़त्म कर दी जाती है। द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स, अब जो इशू था एक्सटेंड करने का पॉलिटिकल राइट्स को वुमेन का था, बाज एक कंट्रोवर्सियल, वो काफ़ी कंट्रोवर्सियल था, कुछ एग्री थे उस पर कि हाँ भाई वुमेन्स को वोट मिलना, वोट का अधिकार मिलना चाहिए, कुछ इसके अगेंस्ट थे। बन विद इन द लिबरल मूवमेंट में इसमें सभी एकमत नहीं थे, इन विच लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर, इसमें क्या बहुत सारी वुमेन्स ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, वुमेन हैड फार्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, यहाँ से क्या हुआ, अब जो वुमेन्स ने अपना खुद की पॉलिटिकल एसोसिएशन हैं वो फार्म करने लगी हैं। फाउंडेड न्यूज़पेपर्स, इन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स निकाले हैं। टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स में ये मतलब पार्टिसिपेट करती थी, डेमोस्ट्रेशंस में इवन पार्टिसिपेट करती थी, प्रदर्शंस में। डिस्पाइट दिस, इस सब के बावजूद भी देवर डिनाइड, उन्हें मना किया जा रहा था। ठीक है, सफरेज राइट्स, मतलब वही वोटिंग के राइट से, ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली के इलेक्शन में। व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेट, जब ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हो रही थी चर्च ऑफ सेंट पॉल में, वुमेन वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर्स टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी, तो इसमें भी क्या है, बहुत ही मिसट्रीट किया जाता है वुमेन्स के साथ, उनको बस अलाउ किया जाता है कि ठीक है आप बस ऑब्जर्व करो, ठीक है, विजिटर की गैलरी में, और किसी भी टाइप का कोई इंटरवेंशन नहीं करो, विरोध मतलब कोई हस्तक्षेप मत करो। दो कंजर्वेटिव फोर्सेस, हालांकि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थी वर एबल थी टू सप्रेस, दबाने में लिबरल मूवमेंट्स के लिए इन 1848 में, दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर, लेकिन फिर भी क्या हुआ, ओल्ड ऑर्डर को वो रिस्टोर नहीं कर पाए, मतलब कुछ चेंजेस तो उनको भी एक्सेप्ट करने पड़े। मोनार्चिस वर बिगिनिंग टू रियलाइज, अब मोनार्चिस थे वो ये महसूस करने लगे, डेट द साइकिल ऑफ द रिवोल्यूशन, की रिवोल्यूशन का जो साइकिल है, एंड रिप्रेशन, जो भी लोगों को दबा रहे हैं इसका साइकिल है, कुड ओनली बी एंडेड, वो सिर्फ खत्म हो सकता है ग्रांटिंग कंसेशन, कि हम कंसेशन दें लिबरल नेशनलिस्ट के लिए, रिवोल्यूशनरीज के लिए, मतलब कुछ ना कुछ तो छूट देनी ही पड़ेगी। हेज इस तरीके से क्या होता है इन द ईयर, ठीक है, आफ्टर 1848, ठीक है, बाद तो ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज होती हैं सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप की, विगेन टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस, तो चेंजेस इन्होंने इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दिए, कुछ चेंजेस इन्होंने स्टार्ट कर दिए, डैट हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस इन वेस्टर्न यूरोप, जो वेस्टर्न यूरोप में पहले से ही हो रहे थे बिफोर 1815 से ही। दस सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वर ऑब्लिश्ड, इस तरीके से क्या हुआ, जो सर्फडम था, जो भी स्लेवरी सिस्टम था, और बॉन्डेड लेबर जो भी बंधुआ मजदूरी थी, मतलब एक ऐसा सिस्टम था जिसमें किसी भी वर्कर को किसी के यहाँ वर्क करना ही पड़ता था, वो अपनी मर्जी से नहीं छोड़ सकता था, तो इसको ख़त्म किया गया। हैम्सबर्ग डोमिनेशन में एंड इन रसिया में, तो द हैम्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर
ऑटोनॉमी टू द हंगरियंस इन 1867। तो जो हैम्सबर्ग रूलर्स थे ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी, उन्होंने और ज़्यादा, ठीक है, स्वतंत्रता दे दी हंगरियंस के लिए 1867 में। देख सकते हैं न्यू वर्ड्स को। आइडियोलॉजी क्या होता है? सिस्टम होता है आइडियाज का जो रिफ्लेक्ट करता है पार्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विजन के लिए। ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है जो सेंट पॉल चर्च में आपकी ऑर्गेनाइज हुई थी। कंटेम्पोरेरी कलर प्रिंट है आपका, ये उसी टाइम का कलर प्रिंट है इस टाइप का। नोटिस द वुमेन इन अपर लेफ्ट गैलरी। अपर लेफ्ट गैलरी में क्या है? ये बैक में यहाँ पर जो वुमेन्स हैं वो एज ए विजिटर हैं, बस ऑब्जर्वर हैं, ठीक है। फेमिनिस्ट देख सकते हैं, व्हाट इज फेमिनिस्ट? अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट्स। तो फेमिनिस्ट अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट्स, वुमेन्स के राइट्स के बारे में अवेयर करना लोगों के लिए। इन टेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ जेंडर्स। वही जेंडर बेस पर इक्वलिटी प्रोवाइड कराना वुमेन्स के लिए, जो मेल्स को जो राइट मिले हुए वो वुमेन्स को भी मिले। हाउ वर लिबर्टी एंड इक्वलिटी फॉर वुमेन बी डिफाइंड। कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको देख सकते हैं। द लिबरल पॉलिटिकल कार्ल वेल्कर, जो लिबरल पॉलिटिकल है कार्ल वेल्कर एंड इलेक्टेड मेंबर थे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के, इन्होंने एक्सप्रेस किया है फॉलोइंग बीच के लिए। नेचर हैज क्रिएटेड मैन एंड वुमेन टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस। तो इनका क्या सोचना था कि भाई नेचर है उसने क्रिएट किया है मैन वुमेन के लिए कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस, अलग अलग फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए। मैन द स्ट्रॉन्गर, मैन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया है, ठीक है। द बोल्डर, बोल्ड बनाया है। फियर ऑफ द टू, और दोनों में से ज़्यादा फ्री बनाया है। हैज़ बीन डिजाइनेटेड, उसको बनाया गया है एज द प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली, की फैमिली की वो प्रोटेक्ट करे। इट्स प्रोवाइडर, ठीक है, इसको सारी सुविधाएं प्रोवाइड करे। मीन्ट फॉर पब्लिक टास्क, और वो बाहरी मल पब्लिक के टास्क वो करे, पब्लिक के वर्क वो करे, आउट वाले काम वो करे। आउटडोर के वर्क द डोमेन ऑफ लॉ, जैसे कि किस किस फील्ड में? लॉ के फील्ड में, प्रोडक्शन के फील्ड में, डिफेंस के फील्ड में। वहीं पर वुमेन की बात करें, वो बीकर है, डिपेंडेंट है वो, एंड टिमिड, कायर भी है वो। रिक्वायर्स द प्रोटेक्शन, उसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है ऑफ मैन की। हर स्पेयर इज़ द होम, और उसका जो वर्किंग एरिया है वो क्या है? घर का काम करना है। केयर ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की देखभाल करे। द हर्टिंग ऑफ द फैमिली, नर्चिंग ऑफ द फैमिली, और फैमिली का पालन पोषण करे। डू वी रिक्वायर एनी फर्दर प्रूफ, क्या हमें और कोई प्रूफ चाहिए? डेट गिवन सच डिफरेंसेस, जो इतने सारे डिफरेंसेस देता है इक्वली बिटवीन द सेक्सेस वुड ओनली इंडेंजर, ठीक है, हार्मनी। और क्या करें? अगर इक्वलिटी लाएंगे हम मेल फीमेल के बीच में, तो इससे क्या होगा? वो हार्मनी, जो एकता है, ठीक है, तो उससे वो मतलब एकता करते हैं। डिस्ट्रॉय द डिग्निटी ऑफ द फैमिली, तो उससे फैमिली की डिग्निटी, फैमिली की प्रतिष्ठा है तो वो नष्ट हो जाएगी। ऐसे लुइस ओटो पीटर्स हुए हैं, ठीक है, 1819 टू 1895 इनका लाइफ स्पान रहा है। वह जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे हु फाउंडेड वुमेन्स जर्नल एंड सब्सिक्वेंटली फेमिनिस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन। ओ, ये फेवर करने वाले वुमेन के, तो वुमेन्स जर्नल इसको उन्होंने फाउंड किया था, ठीक है। एंड सब्सिक्वेंटली उसके बाद में फेमिनिस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन भी इन्होंने फाउंड की थी। तो द फर्स्ट इशू ऑफर न्यूज़पेपर, तो जो फर्स्ट इशू था ऑफर न्यूज़पेपर का, कि वुमेन राइटर थी ये, 21 अप्रैल 1849, इसको इन्होंने अपना फर्स्ट न्यूज़पेपर है वो इशू किया है। कैरिड द फॉलोइंग एडिटोरियल, इसमें इनका ये एडिटोरियल आया था, ये इनका लेख आया था। लेट अस आस्क हाउ मैनी मैन पोजेस्ड बाय थॉट्स ऑफ लिविंग एंड डाइंग फॉर द शेक ऑफ लिबर्टी। लेट अस आस्क, चलो हम पूछते हैं कि हाउ मैनी मैन, कि कितने मैन पोजेस्ड, ठीक है, बाय थॉट्स, थॉट्स उनमें है, लिविंग एंड डाइंग, जीने मरने का, फॉर द सेक ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी के लिए। वुड बी प्रीफर्ड, और पसंद किया जाएगा, टू फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ इंटायर पीपल ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, ठीक है, अगर ऐसा है तो ठीक है, पसंद किया जाएगा कि ऑल ह्यूमन बींग्स के लिए ऐसे लोग लड़ें। बेन आस्क्ड दिस क्वेश्चन, जब ये क्वेश्चन पूछा गया, दे वुड ऑल टू इजीली रिस्पॉन्ड विद यस, तो सभी ने यस में आंसर दिया। दो देयर अनटायरिंग एफर्ट्स, हालांकि उनके जो कभी ना थकने वाले जो एफर्ट्स थे, जो कोशिशें थी, ठीक है, आर इंटेंटेड, उसका इरादा था, फॉर द बेनिफिट ऑफ द ओनली वन हाफ ऑफ द ह्यूमनिटी, कि उससे फ़ायदा सिर्फ आधी ह्यूमनिटी को मिले, मतलब मैन को मिले। बट लिबर्टी इज इंडिविजिबल, लेकिन जो लिबर्टी होती है वो तो इनडिवाइजिबल होती है, उसको तो बांट ही नहीं सकते हैं। फ्री मैन देयरफॉर मस्ट नॉट टॉलरेट, इस तरीके से जो फ्री मैन है उनको
टॉलरेट नहीं करना चाहिए, सहन नहीं करना चाहिए। टू बी सराउंडेड बाय द अनफ्री, कि वो अनफ्री लोगों से घिरे रहे। मतलब क्या है कि 100% लोगों को फ्रीडम मिले ना। अब पता चला कि फ्रीडम है, उसमें मैंस को फ्रीडम है, वुमेन्स को नहीं है, तो ऐसे में जो ट्रू मैंस है उनको भी कैसे खुशी मिल सकती है कि उनके आसपास के लोग हैं वो फ्री नहीं हैं। एन एनोनिमस रीडर, ऐसी एक एनोनिमस रीडर हैं, सेम न्यूज़पेपर के सेंड द फॉलोइंग लेटर, उन्होंने ये लेटर सेंड किया था एडिटर के लिए 25 जून 1850 के लिए। इट इज़ इंडीड रिडिकुलस, वास्तव में बहुत ही हास्यास्पद बात है, अनरीजनेबल बात भी है, टू डिनाई वीमेन पॉलिटिकल राइट्स, कि जो वीमेंस के पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको डिनाई कर दें, मना कर दें, इवन दो दे एंजॉय द राइट टू प्रॉपर्टी, कि अब तो उन्हें प्रॉपर्टी का राइट भी मिल गया है, विच दे मेक यूज ऑफ, जिसका वो बहुत अच्छे से यूज भी कर रही हैं। दे परफॉर्म फंक्शंस एंड एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो कई फंक्शंस काम भी करती हैं, एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटीज विदाउट हाउ एवर गेटिंग द बेनिफिट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो कहीं ना कहीं सफ़र करती हैं, मतलब कहीं ना कहीं परफॉर्म करती हैं, विदाउट हाउ एवर गेटिंग द बेनिफिट्स, हालांकि उन्हें फ़ायदे नहीं मिलते हैं, डैट एक्योर द मैन फॉर द सेम, जो फ़ायदे मैन को मिलते हैं। वाई दिस इनजस्टिस, ये नाइंसाफ़ी क्यों, इज इट नॉट ए डिस्ग्रेस, तो क्या ये एक अपमान नहीं है, इंसल्ट नहीं है, डेट इवन द स्टूपिस्ट कैटल हर्डर पॉजेज, जो सबसे बेवकूफ़ से बेवकूफ़ जो कैटल हर्डर है, जानवरों को चलाने वाला पर्सन है, पॉजेज द राइट, उसके पास भी राइट है टू वोट करने का, सिंपली बिकॉज ही इज मैन, सिर्फ इसीलिए कि वो मैन है, वेयर इज वहीं पर हाईली टैलेंटेड वुमेन है ओइंग कंसिडरेबल प्रॉपर्टी जिनके पास है, आर एक्सक्लूडेड, उनको निकाल दिया जाता है फ्रॉम दिस राइट, ठीक है, इस वोटिंग के राइट से, इवन दो दे कंट्रीब्यूट, हालांकि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, सो मच टू द मेंटेनेंस ऑफ द स्टेट, स्टेट के मेंटेनेंस में। तो आपका यूनिट बन के एग्जाम में यहीं तक आपका जो सिलेबस है वो कवर अप किया गया है। तो इस तरीके से आपका ऑफलाइन में ये सिलेबस आपका कंप्लीट होता है, और लाइव क्लासेस में टू मच डिस्टरबेंस है आपका नेटवर्क इशू की वजह से, तो शायद इतनी लंबी चौड़ी तो स्टडी है वो पॉसिबल नहीं है। थैंक यू फॉर ऑल।